तो चलिए शुरुआत करते हैं किल इट पार्ट 12 की। यूनजिन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम को कॉल कर दिया होता है ताकि वो सारे सोन के क्लिनिक में जाएं और वहां पर इन्वेस्टिगेट करें। वहां पर पहुंचने के बाद सारे ऑफिसर जितने भी एविडेंस होते हैं उन सबको इकट्ठा कर रहे होते हैं। वहां पर प्रोसिक्यूटर जंगू भी होता है और उसके हाथ में सोन का एक कैमरा होता है। उस कैमरे के साथ वो यूनजिन के पास जाता है और उससे बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें सोन मिल जाए क्या तुम ये सोच रही हो कि तुम उसे एडवाइस करोगी वो अपने आप को हमारे हवाले कर दे। यूनजिन बोल रही होती है कि मैं उसे एक चांस देना चाहती हूँ। फिर जंगू बोल रहा होता है क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि जी हाय युनवू और सोयुन ने मिलकर ये सारे मर्डर प्लान किए हैं। यूनजिन बोल रही होती है कि इस बारे में मुझे नहीं पता लेकिन जितने भी लोग मारे गए हैं उन सब के खिलाफ पर्सनल ग्रज था युनवू का। इसके बाद जंगवू यूनजिन को कैमरा देकर पूछ रहा होता है क्या तुम सोयुन के काफ़ी क्लोज थी। यूनजिन वो कैमरा देखती है और उसमें कई सारी फोटोज होती हैं उसकी। तभी यूनजिन के मोबाइल पर एक लोकेशन आती है और वो वहाँ से चली जाती है। उस लोकेशन को फॉलो करते हुए यूनजिन एक जगह पर पहुँचती है। वहाँ पर पहुँचने के बाद उसे एक कार नज़र आती है। जब वो उस कार के पास जाकर उसे ओपन करती है तो फिर उसके अंदर वो सारे बच्चे होते हैं जिन्हें कि सोइन ने बचाया होता है। उसी टाइम सोइन यूनजिन को कॉल करता है। यूनजिन कॉल पिक करने के बाद उससे पूछ रही होती है कि तुम यहीं पर हो ना। सोइन कह रहा होता है कि ये सारे नंबर्ड बच्चे हैं, क्या तुम उन्हें प्रोटेक्ट कर सकती हो। यूनजिन कह रही होती है कि तुम बच्चों की चिंता मत करो लेकिन हम दोनों को बात करने की ज़रूरत है। फिर सोइन बोल रहा होता है कि प्लीज़ तुम मिंजी का ख्याल रखना। यूनजिन सोइन से कह रही होती है मुझे पता है कि मेरे फादर ने पास्ट में क्या किया है और उन्हें सज़ा भुगतनी पड़ेगी, सो प्लीज़ जो भी तुम कर रहे हो वो तुम करने से रुक जाओ। सोइन कह रहा होता है कि जेवान ने बहुत सारे क्राइम किए हैं और वो डिजर्व नहीं करता है कि उसे कोई माफ़ कर दिया जाए। यूनजिन सोइन को समझा रही होती है, बोल रही होती है कि जो तुम्हारा रिवेंज है वो एक मर्डर है, प्लीज़ तुम ये सब मत करो। सोइन कहने लग जाता है कि मेरी ये ड्यूटी है, मैं ऐसा श्योर करूँ कि ऐसे और भी कई बच्चे ना मारे जाएं। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। तब तक वहाँ पर डिटेक्टिव की एक टीम भी पहुँच जाती है और वो सोन के बारे में पूछ रही होती है यूनजिन से। लेकिन यूनजिन को कुछ भी पता नहीं होता। फिर वो सारे डिटेक्टिव उन बच्चों को अपने साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सोइन फिलिप से मिलने के लिए जाता है और उससे पूछ रहा होता है कि मिंजी कहाँ पर है और कैसी है। फिलिप बता रहा होता है कि मिंजी बिल्कुल ठीक है और उसे यूनजिन ने हॉस्पिटलाइज करवा दिया है और वहाँ पर उसके साथ में एक बॉडीगार्ड भी है और मैं भी यूनवू पे नज़र रख रहा हूँ ताकि वो मिंजी को हार्म ना पहुँचाए। उसने मुझसे कहा था कि अगर तुमने अपना काम कंप्लीट नहीं किया तो फिर वो मिंजी को मार देगा। तभी सोइन फिलिप से कहता है कि तुम पहले मुझे एक कार और फ़ोन का इंतजाम करके दो। फिर फिलिप सोइन को अपना फ़ोन देता है और कह रहा होता है कि इसे कोई भी ट्रैक नहीं कर पाएगा और मैं जल्द से जल्द एक कार ढूंढने के इंतजाम करता हूँ। सोइन पूछने लग जाता है कि युनवू कहाँ पर है। फिलिप बता रहा होता है मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर गया है लेकिन वो किसी को मारने गया है। ये सुनने के बाद सोइन वहाँ से जा रहा होता है। तभी फिलिप उसे रोकता है और बोल रहा होता है क्या हम इसके बारे में भूल नहीं सकते हैं, तुम पहले आराम से जी रहे थे जब तुम्हें अपने फादर के बारे में नहीं पता था। अब यूनजिन भी सारी बातें जानती है तो फिर वो तुम्हारे पीछे ज़रूर आएगी। मुझे पता है ये सारी मेरी गलती है तो फिर मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। सोइन कहता है कि अब बहुत ज़्यादा देर हो गई है और ये कहकर वो चला जाता है। अगली सुबह यूनजिन अपने कलीग के साथ पुलिस स्टेशन में होती है और वहाँ पर कुछ फुटेज चेक कर रही होती है। वो फुटेज जीहाई के मोबाइल में होती है और साथ ही में उसके अंदर जेवान की आवाज़ भी होती है। प्रोसिक्यूटर जंगवू कह रहा होता है कि हमारे पास काफ़ी एविडेंस है तो फिर हम जेवान के खिलाफ एक इशू करवा सकते हैं वारंट। इधर फिलिप सोइन को जयपुर बुलाता है मिलने के लिए क्योंकि उसने एक कार का इंतजाम कर लिया होता है। सोन कार में जाकर बैठ जाता है। फिलिप उससे पूछ रहा होता है कि अब तुम कहाँ पर जा रहे हो, क्या तुम जेवान के पास जा रहे हो। सोन कह रहा होता है कि उससे पहले मुझे कहीं और जाना है। फिलिप कह रहा होता है कि तुम जहाँ पर भी जा रहे हो केयरफुल रहना, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें इस कंट्री से लेकर जाऊँगा। सोन फिलिप से कहता है कि अब तुम्हें जाना चाहिए, मैं तुम्हें कॉल करूँगा अगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो। इसके बाद फिलिप वहाँ से चला जाता है। पुलिस स्टेशन में यूनजिन प्रोसिक्यूटर जंगवू के साथ अपने फादर जेवान के पास जा रही होती है अरेस्ट करने के लिए और एक और टीम होती है जो कि सेवान हॉस्पिटल के डायरेक्टर यंगुन के पास जा रही होती है। जेवान अपने घर पे होता है और वहाँ पर उसके साथ में तेवो और एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल लीडर होता है। पॉलिटिकल लीडर जेवान से कह रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, जितने भी एविडेंस तुम्हारे खिलाफ है हम साबित कर देंगे कि वो सारे फैब्रिकेटेड हैं। ये कहकर वो लीडर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जेवान तेसु से पूछ रहा होता है कि पुलिस ऑफिसर को मेरे डैश कैम की फुटेज कैसे मिली। तेसु कह रहा होता है कि ये सब यूनजिन का करा धरा है क्योंकि मुझे ड्राइवर ने बताया था कुछ दिन पहले उसकी कार हमारी कार में क्रैश हो गई थी और उसे गैराज में ले जाने के बहाने उसने हमारे कार से डैश कैम चुरा लिया था। इसके बाद जेवान यंगुरो को कॉल करता है और उससे पूछ रहा होता है क्या तुमने डॉक्यूमेंट्स को हटा दिया है क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारे पास इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंचने वाली है तुम्हें अरेस्ट करने के लिए। यंगुन कह रहा होता है कि मैं तो अब्रॉड जा रहा हूँ क्योंकि इस बार हम दोनों नहीं बच पाएंगे। जेवान कहता है फिर ठीक है, तुम अपना ख्याल खुद ही रखना क्योंकि मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा अब।
यंगुन कॉल करता है और वो अपने हॉस्पिटल से बाहर जाकर अपनी कार में बैठ जाता है। जैसे ही वो कार स्टार्ट करने जा रहा होता है तो वो पीछे देखता है कि वहाँ पर युनवू बैठा हुआ होता है। हॉस्पिटल के अंदर रिसेप्शन पे डिटेक्टिव पहुंच गए होते हैं यंगुन को अरेस्ट करने के लिए। फिर नर्स डिटेक्टिव को बता रही होती है कि कुछ ही देर पहले यंगुन अपनी एक ट्रिप के लिए बाहर निकल गए हैं। डिटेक्टिव भागकर बाहर जाते हैं, लेकिन जब तक वो कार तक पहुंचने काफी देर हो जाती है क्योंकि युनवू ने यंगुन को मार दिया होता है। और वो अपनी कार स्टार्ट करता है और वहां से जाने लग जाता है, लेकिन डिटेक्टिव उसे देख लेते हैं। दूसरी ओर युनजिन अपनी टीम के साथ अपने घर पे पहुंच जाती है और वहां पर जेवान को अरेस्ट कर लेती है। जेवान पुलिस स्टेशन चला जाता है और वहां पर वो कस्टडी रूम होता है, साथ ही में उसके साथ में एक लॉयर भी होता है। यूजिन एक एक करके वो सारी रिकॉर्डिंग सुना रही होती है जिनपे कि जेवान ने उन सारे मर्डर का जिक्र किया होता है, लेकिन जेवान उन्हें मानने से इनकार कर देता है और बोल रहा होता है कि ये सारे फैब्रिकेटेड हैं। दूसरी ओर सोयन युनवू की नर्सरी में जाता है उससे मिलने के लिए, लेकिन वो वहां पर नहीं होता। तभी उसे डेस्क पर दो फोटो मिलती है, एक फोटो होती है यंगुन की और दूसरी फोटो होती है युनवू की फैमिली की। तभी युनवू को आवाज़ सुनाई देती है और वो वहीं पर छुप जाता है। वो आवाज़ होती है युनवू की, क्योंकि युनवू वहाँ पर पहुँचता है और अपने हाथ से ब्लड पोंछने की कोशिश कर रहा होता है। सोन बाहर आकर कह रहा होता है, तुम काफ़ी घबरा रहे हो, क्या ये तुम्हारा पहला मर्डर है? और जेवान अरेस्ट हो चुका है तो फिर तुम्हें खुश हो जाना चाहिए। युनवू कह रहा होता है कि आज से 19 साल पहले भी वो अरेस्ट हुआ था, बहुत ही जल्द वो रिलीज हो जाएगा और दोबारा उन बच्चों को मारने लग जाएगा। और जो तुम्हारी ट्रेजिक स्टोरी है वो कभी भी खत्म नहीं होगी जब तक जेवान मारा नहीं जाता। सोन बोल रहा होता है, क्या तुमने मुझे इसी वजह से चूज़ किया है क्योंकि मैं जेवान का बेटा हूँ? वो कह रहा होता है, वैसे भी वो तुम्हें अपना बेटा नहीं मानता और तुम्हारी जॉब है लोगों को मारना, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मैं तुम्हें चूज़ नहीं करता। एक बार तुम अपनी तरफ देखो कि तुमने अब तक अपनी लाइफ कैसे जी है। सोन कह रहा होता है कि मैंने जी नहीं बल्कि मुझे जीनी पड़ी, ये सब करना पड़ा मुझे अपने सर्वाइवल के लिए। क्या दूसरों का यूज़ करने से पहले तुमने अपने बच्चे के बारे में सोचा है? तभी नर्सरी के बाहर डिटेक्टिव की टीम पहुंच जाती है। सोन वहां से जा रहा होता है, तभी उनसे से रोकता है और बोल रहा होता है कि अभी पुलिस को नहीं पता कि उन सारे स्पॉन्सर्ड चिल्ड्रन का स्पॉन्सर कौन है। इस वजह से वो सारे स्पॉन्सर बचने में कामयाब हो जाएंगे। अगर जेवान नहीं मारा गया तो फिर वो अपनी इविल डीड्स को कभी भी रोकेगा नहीं। सोन बोल रहा होता है कि तुमने डिसाइड किया था कि मैं उसे मारूं, लेकिन अब मेरी मर्जी होगी कि मैं उसके साथ क्या करूंगा। युनवू कुछ भी नहीं कहता और वो बाहर की ओर जा रहा होता है, तभी सोन उसे रोक लेता है। युनवू कह रहा होता है कि मैं ये तुम्हारे खातिर नहीं कर रहा हूँ बल्कि मैं उन बच्चों की खातिर कर रहा हूँ, इस वजह से तुम पीछे वाले गेट से निकल जाओ। सोन उसका कहना मान जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। युनवू चुपचाप बाहर जाता है और वो अपने आप को सरेंडर कर देता है। मिंजी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज जाती है तो फिर वो अपने घर की ओर जा रही होती है, तभी वो सोन के क्लिनिक के सामने खड़ी हो जाती है। कुछ मिनट तक देखने के बाद वो अपने घर में जाती है और उसे वहाँ पर टेबल पर सूप मिलता है। उस सूप को देखते ही वो भागकर नीचे जाती है और क्लिनिक के चारों ओर देख रही होती है। फिर वो अचानक से क्लिनिक के सामने बैठ जाती है। वहीं पास में सोन भी अपनी कार में बैठा होता है और वो मिंजी को देख रहा होता है। फिर वो मिंजी को कॉल करता है और कॉल पिक करने के बाद वो मिंजी से बोल रहा होता है कि तुम वहाँ पर मत बैठो, ऊपर चली जाओ। मिंजी खड़ी हो जाती है और वो बोल रही होती है, क्या तुम मुझे देख रहे हो सोयुन? तुम अभी कहाँ पर हो? अगर तुम मेरे पास नहीं आ सकते तो फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। सोन बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हारे लिए बोन सूप रख दिया है तो फिर ठंडा होने से पहले तुम उसे खा लेना। मिंजी बोल रही होती है कि वहाँ पर सिर्फ एक ही पोर्शन और तुम्हें पता है कि मैं अकेले नहीं खाती हूँ। सोन कह रहा होता है कि अब तुम्हें प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। मिंजी बोल रही होती है कि मेरे पास तुम हो तो फिर मैं अकेले क्यों खाऊंगी? जब तुम यहाँ पर आ जाओगे तब मैं तुम्हारे साथ ही खाऊंगी। सोन मिंजी की ओर देखने जाकर बोल रहा होता है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा। मिंजी की आंखों में आंसू आ गए होते हैं और बोल रही होती है, क्या तुम रुक नहीं सकते हो? तुमसे मिलने के बाद ये जगह मुझे अपने घर की तरह लगने लग गया है। प्लीज़ वापस आ जाओ, जो भी तुम करोगे बाहर मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूँगी, बट प्लीज़ तुम वापस आ जाओ, ये तुम्हारा भी घर है। भले ही तुम लेट हो जाओ लेकिन तुम्हें वापस आना होगा। मैं तुम्हारा घर पर वेट करूंगी और तुम्हारे आने के बाद ही तुम्हारे साथ वो बोन सूप खाऊंगी। सोन कुछ भी आंसर नहीं करता और वो कॉल कट कर देता है। मिंजी वहीं पर बैठ जाती है और वो बुरी तरीके से रोने लग जाती है। सोन भी मिंजी को दूर से देखकर इमोशनल हो रहा होता है, लेकिन वो अपनी कार का शीशा ऊपर करता है और वहाँ से चला जाता है। जाते टाइम वो सारे मोमेंट याद कर रहा होता है जो कि उसने मिंजी के साथ बिताए होते हैं। युनवो पुलिस कस्टडी में होता है। युनजिन उससे पूछ रही होती है कि ये सारी चीज़ें तुमने यून जी हाई के साथ प्लान की थी। युनवो कह रहा होता है कि ये सारा काम मैंने अकेले ही किया है। युनजिन कह रही होती है, क्या तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि इन सारी चीज़ों में सबसे बड़ा विक्टिम सोयुन था? युनवो कुछ भी नहीं कहता। फिर युनजिन उसे उसकी फैमिली की फ़ोटो देती है और वहाँ से चली जाती है। बाहर जाकर युनजिन को प्रोसिक्यूटर जंगू मिलता है और उससे बोल रहा होता है, क्या तुम्हें सोन के बारे में कुछ पता चला? युनजिन मना करती है। तभी युनजिन के पास मिंजी का कॉल आता है और वो उसे बता रही होती है कि मैं घर पर आ गई हूँ। कुछ देर बाद युनजिन मिंजी से मिलने के लिए घर पर जाती है। जब वो घर के अंदर पहुंचती है तो फिर वो देखती है कि टेबल पर ऑक्सबोन सूप रखा हुआ होता है। उसे देखने के बाद वो मिंजी से बोल रही होती है कि ये जगह बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है और काफ़ी डेंजर भी है, तो फिर तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। मिंजी कह रही होती है कि मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ। फिर युनजिन कुछ भी नहीं बोलती और उसके पास जाकर बैठ जाती है। बैठने के बाद युनजिन मिंजी से बोल रही होती है, क्या ये सब सोन की वजह से कर रही हो तुम? क्या तुम सोन से मिली हो आज?
मिंजी इमोशनल हो जाती है और वो यूजिन से बोल रही होती है, मुझे पता है कि तुम ये नहीं करोगे, क्या तुम मेरे लिए उसे एक बार नहीं छोड़ सकती हो? प्लीज़ उसे एक बार जिंदा छोड़ दो। और ये कहकर वो रोने लग जाती है। यूजिन कुछ भी नहीं बोलती और मिंजी को हक कर लेती है क्योंकि उसकी आंखों में भी आंसू आ गए होते हैं। अगली सुबह यूजिन पुलिस स्टेशन में होती है और वहाँ पर प्रोसिक्यूटर जंगू भी होता है। अचानक से जंगू काफ़ी गुस्से में आता है क्योंकि जो उसने रिक्वेस्ट डाली होती है अरेस्ट वारंट के लिए उसे डिनाई कर दिया जाता है। इस वजह से ऑफिसर्स को जीवन को रिहा करना पड़ता है। थोड़ी देर बाद ये खबर न्यूज़ में भी आ रही होती है। सोन अपनी कार में बैठा होता है और ये सारी न्यूज़ सुन रहा होता है। ये न्यूज़ सुनने के बाद सोइन को युनवो की बात आ जाती है। फिर वो फिलिप को कॉल करता है और उन सारे बच्चों की और भी डिटेल्स निकालने के लिए बोलता है। जितने ही बच्चों को सोइन ने बचाया होता है वो सारे हेल्थ केयर सेंटर में होते हैं और वहाँ पर वो पार्क में खेल रहे होते हैं। वहीं पर एक पुलिस ऑफिसर बैठा होता है जो कि वीडियो कॉल के थ्रू युनजुन को दिखा रहा होता है कि वो सारे बच्चे पार्क में खेल रहे होते हैं। उसी टाइम युनजुन को पेड़ के पास एक पर्सन दिखाई पड़ता है और वो उसे जूम करने के लिए बोलती है। जब वो स्क्रीन को जूम करते हैं तो फिर वो पर्सन होता है सोयुन। वो ऑफिसर सोयुन को पकड़ने के लिए उसके पास जा रहा था, लेकिन जब तक वो वहाँ से चला जाता है तभी उस हेल्थ केयर सेंटर में एक नर्स पहुंचती है जिसे कि जेवान ने भेजा होता है और वो किसी बहाने से उन सारे बच्चों को जय पर लेकर जा रही होती है। लेकिन सोइन और फिलिप वहां पर पहुंच जाते हैं और वो नर्स को बेहोश करते हैं। उन सारे बच्चों को लेकर वहां से जा रहे होते हैं। वो ऑफिसर उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रोक पाता है। तब तक वहां पर यूनजिन पहुंच जाती है। फिर वो ऑफिसर यूनजिन के साथ सोयुन का पीछा कर रही होती है। सोयुन काफी देर तक कार को ड्राइव करता है और एक जगह पर जाकर बीच कार में उस कार को खड़ी कर वहां से चला जाता है। फिर यूनियन वहाँ पर पहुँचती है और वो चेक करती है कि वहाँ पर सारे बच्चे होते हैं। फिर वो ऑफिसर से बोलती है कि मैं अभी जेवान के घर पे पहुँच रही हूँ और शायद मैं जॉइंट इन्वेस्टिगेशन यूनिट को भी कॉल करूँ और तुम्हें वहाँ पर पहुँचना होगा। ये कहकर वो चली जाती है। सोइन जेवान के पास जा रहा होता है और फिलिप उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंजर है। सोन हल्का सा फिलिप को देखकर मुस्कुराता है और बोलता है कि तुम अपना ख्याल रखना, और ये कहकर वो चला जाता है। जीवान अपने घर पे होता है तेसू के साथ में और वहाँ पर कुछ बॉडीगार्ड्स भी होते हैं उसकी रखवाली के लिए। अचानक से जीवान को गोली की आवाज सुनाई देती है क्योंकि सोन वहाँ पर पहुंच जाता है और वो एक एक करके बॉडीगार्ड्स को मार रहा होता है। उसी दौरान एक बॉडीगार्ड सोन पर शूट कर देता है और उसे गोली लग जाती है। फिर वहाँ पर फिलिप पहुंच जाता है और उस बॉडीगार्ड को मार देता है। फिलिप जल्दी से सोन के पास जाता है और उससे पूछ रहा होता है क्या तुम ठीक हो। तभी अचानक से फिलिप की बॉडी पर एक गोली लगती है और वो गोली चलाई होती है तेसू ने। वो सोन को शूट करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो सारी गोली फिलिप पर लगती है। फिलिप सोन को धक्का देता है और वो दूसरी साइड में हो जाता है। फिर फिलिप सोन से बोल रहा होता है कि अब हम इवन हो गए हैं, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, अब हम दोनों दोस्त हैं। और ये कहने के बाद उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। ये देखकर सोन का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर वो किसी तरीके से आगे की ओर पहुंचता है और तेसू को बुरी तरीके से पीटना स्टार्ट कर देता है। उसके बेहोश हो जाने के बाद वो अंदर की ओर जाता है और जेवान के शोल्डर पर शूट कर देता है। जीवन सोन से बोल रहा होता है कि प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो और जो भी तुम्हें चाहिए मैं सारी चीज़ें देने को तैयार हूँ। सोन कह रहा होता है कि अगर तुम बच गए तो फिर और भी ऐसे बच्चे शिकार हो जाएंगे जैसे कि वो सारे हुए थे। जीवन कह रहा होता है कि वो सारे बच्चे पैदा इसलिए होते ताकि उन्हें सेक्रीफाइस करा जाए। ये सुनने के बाद जेवान जंगू के पैर पर शूट कर देता है। फिर वहाँ पर यूनियन पहुँच जाती है और वो देखते हैं कि वहाँ पर फिलिप की डेड बॉडी पड़ी होती है। फिर वो भागकर अंदर की ओर जाती है और सोन की तरफ गन पॉइंट करके बोल रही होती है कि प्लीज़ तुम अपनी गन को फेंक दो, इसको मारने से कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। सोन बोल रहा होता है कि तुम इसे जितनी बार भी अरेस्ट करोगी ये उतनी बार ही रिहा हो जाएगा और उसकी वजह से जितने भी वो मासूम बच्चे हैं वो सारे मारे जाएंगे। मुझे इसे ख़त्म ही करना होगा। अचानक से तेसू को होश आता है और वो सोन को शूट करने जा रहा होता है लेकिन युनजिन उसे मार देती है। और कुछ ही सेकंड्स बाद वहाँ पर डिटेक्टिव के साथ में फोर्स पहुंच जाते हैं और उन सबके हाथ में गन होती है। उन सब ने अपनी गन सोन की तरफ पॉइंट कर रखी होती है। युनजिन सोन से बोल रही होती है मुझे पता है कि तुम्हें ये सब क्यों करना पड़ा, इस वजह से मुझे माफ़ कर दो जो भी तुम्हारे साथ हुआ है। फिर जीवान भी कह रहा होता है कि प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। तभी सोइन जीवान की ओर देखता है और उसके सर में शूट कर देता है। शूट करने के तुरंत बाद ही जितने भी ऑफिसर होते हैं वो सारे लगातार सोइन पर शूट करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी ओर मिंजी अपने घर पे टेबल सेट करके बैठी होती है और वहाँ पर उसने 2 बाउल रख रखे होते हैं और वो सोन का वेट कर रही होती है ताकि वो आए और उसके साथ में ऑक्सबोन सूप खाए। इधर सोन जमीन पर गिर गया होता है। फिर यूनियन सोन के पास जाती है। उसी टाइम सोन यूनियन का हाथ पकड़ता है और उन सारे मोमेंट्स को याद करता है जो कि उसने उसके साथ बिताए होते हैं और फिर वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। यूनियन बुरी तरीके से रोने लग जाती है और वो सोन को उठाने की कोशिश कर रही होती है। कुछ दिनों बाद जितने भी स्पॉन्सर होते हैं उन सबको डिटेल मिल जाती है और साथ ही में हांसो ऑर्फनेज को तोड़ा जाता है और वहाँ पर कुछ स्केलेटन भी मिलते हैं। युनवू जेल में होता है और वहाँ पर उसके हाथ में अपनी एक फैमिली की फ़ोटो होती है। मिंजी एक पार्क में होती है और वहाँ पर वो सोइन के डॉग के साथ खेल रही होती है। वहीं पास में युनजुन बैठी होती है और वो मिंजी को देख रही होती है। फिर उसे याद आता है कि युनवू ने उसे बताया होता है मिंजी भी हांसो ऑर्फनेज से ही बिलोंग करती है। उसे बचाने के लिए कई लोगों ने अपनी जान दी है, तो फिर तुम उसे सेफ रखना। यूनियन के हाथ में प्लेन होता है। जब वो उसे ओपन करती है तो फिर उसके अंदर लिखा होता है हैप्पी बर्थडे नंबर 88 बाय ली योंगुन। ये प्लेन यूनजिन ने सोन के लिए बनाया होता है। फिर वो उसे दोबारा प्लेन बनाती है और वहाँ से उड़ा देती है। तो दोस्तों यहीं ख़त्म होती है इस ड्रामा की स्टोरी। हम आपसे मिलते हैं अगले नए ड्रामा की स्टोरी के साथ।